नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज। तो बिना कोई देरी किए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड इन लाहौर कांग्रेस इन द ईयर। देखिए, लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसे हम लाहौर अधिवेशन भी कहेंगे, लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन, लाहौर सत्र कांग्रेस का, है ना। तो ये कौन से साल में हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 को होती है, उसके बहुत सारे अधिवेशन होते हैं आजादी से पहले। उसी में से एक अधिवेशन सत्र है लाहौर वाला। तो जो लाहौर वाला सेशन है जो 1929 को हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र होना है हमें, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। महात्मा गांधी की दांडी मार्च के रिगार्डिंग, महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च है, तो वो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 17वां है आपका। तो देखें, इट वॉज एन ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, यानी कि ये पैदल यात्रा थी, पूरी पैदल मार्च थी ये, बिल्कुल सही बात है। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, साबरमती आश्रम से शुरू होती है और दांडी पर जाके खत्म हो जाती है, दांडी गांव में। सी, एंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 डेज, पूरी दांडी मार्च 24 दिन में पूरी हो जाती है। डी, द मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च 1930, नहीं, गलत है ये, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा, डी इसका गलत आंसर है, बाकी सभी सही है। यहां देख लीजिए एक बार, ये तीनों सही हैं, डी गलत है। मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ द डिवीजन, मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया इन द सेशन ऑफ। देखिए, भारत पाकिस्तान अलग हुए तो जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, जो मुस्लिम लीग ने बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सेशन में रखा? बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सेशन में रखा? लाहौर वाले में, कराची वाले में, इलाहाबाद वाले में, ढाका वाले में। तो लाहौर का जो सेशन हुआ था 1929 वाला, लाहौर का जो सेशन हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में आज पड़ता है, तो उस सेशन में मुस्लिम लीग ने जो है इंडिया को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा था, है ना, याद रखेंगे। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? भूमंडलीकरण भी कहते हैं इसको, भूमंडलीकरण, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो पहला, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, आयात पर जो चार्ज लगता है, कर लगता है, उसमें कमी लाना, आयात शुल्क में कमी, क्या ये शामिल नहीं है ग्लोबलाइजेशन में? 19वां प्रश्न है, ये शामिल नहीं है, ये तो शामिल है, हमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। बी, एवोल्यूशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, खत्म करना। फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, एफडीआई का फ्री फ्लो, ये भी शामिल है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, सरकारी कंपनियों का विनिवेश करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी कि प्राइवेट हाथों में बेचना। तो ये ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? ये प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा है, यानी कि निजीकरण का, वैश्वीकरण का नहीं, निजीकरण का हिस्सा है ये, बाकी वैश्वीकरण का हिस्सा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, पूरा विश्व एक बड़ा गांव है।
आदान प्रदान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात ग्लोबलाइजेशन में नहीं आती है, वो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन में आती है। अगर कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथों में बेच दी जाती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना, प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। तो ये फोर्थ जो पॉइंट ऑप्शन है ये ग्लोबलाइजेशन में नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इज फाउंड इन, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? वर्ल्ड में बात कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड में तो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है यूरेनियम। और हाँ, अब भारत में अगर हम बात करें, भारत में अगर हम बात करें सिर्फ भारत में, तो भारत में आंध्र प्रदेश में है। भारत में कहां है? आंध्र प्रदेश। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है यूरेनियम का भंडार, ये है ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम भंडार। ठीक। द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ, वोट देने का अधिकार, भारत में वोट देने का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है? तो भारत में वोट देने का अधिकार कौन सी कैटेगरी में आता है? भारत में वोट देने का अधिकार कौन सी कैटेगरी में आता है? तो वोट देने का अधिकार भाई लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है ना, वोट कानूनी अधिकार है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, केस था कुलदीप नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लीगल राइट जो है, वो राइट टू वोट क्या है? लीगल राइट है। Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution? संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को एनफोर्स करने की पावर किसको है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को एनफोर्स यानी कि लागू करने की शक्ति किसके पास है? भारत के सभी न्यायालयों के पास, भारत के सभी न्यायालयों के पास। तो गलत है, सभी के पास कैसे हो सकती है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास, ये भी गलत। राष्ट्रपति के पास है, ये भी गलत। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाँ जी। तो ध्यान रखना, भारत में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स यानी कि लागू करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में है और हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के जरिए रिट जारी कर सकता है। भारत में ये न्यायपालिका जो है, भारत में ये जो न्यायपालिका है, भारत में ये जो न्यायपालिका है वो क्या है? एक तो इंटीग्रेटेड है यानी कि पूरे देश के लिए एक है, इसे केंद्र और राज्य में हम नहीं बांट सकते। और दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, भारत की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच, यहां क्वेश्चन देख लो, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक, निम्नलिखित में से किससे मिलकर विश्व बैंक बनी होती है? तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, विश्व बैंक को ही कहते थे पहले। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, ये भी विश्व बैंक का ही हिस्सा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA, ये भी विश्व बैंक का हिस्सा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटेन वुड में एक मीटिंग हुई, ब्रिटेन वुड में एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग के बिहाफ पर दो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरी IMF। तो IMF वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है, अलग है। बाकी ये तीन वर्ल्ड बैंक के अंडर में ही है, वर्ल्ड बैंक के अंडर में ही है, बाकी ये अलग है।
तो हमें तो ये पूछा है कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कौन कौन है इसमें से, तो 1 2 3 यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन तीन के अलावा वर्ल्ड बैंक में इन तीन के अलावा और होता है ICDS, है ना, और आपका MIGA, ये दो और होते हैं ग्रुप इन तीन के अलावा। यहां देखो, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, निम्नलिखित में से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई, पानी ना हो, सी ना लगे, समुद्र ना लगे। तो बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। तो हंगरी क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहां देखो, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये हंगरी का मैप है आपका, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। एक बार थोड़ा सा नजर डाल लीजिए इस पे। एशिया की अगर हम लैंडलॉक्ड कंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और मंगोलिया, ये एशिया की हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। और जो हमने बात की हंगरी, वो हंगरी यूरोप में आता है। तो यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, चेक रिपब्लिक और मोल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस और वेटिकन सिटी। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी लैंडलॉक्ड कंट्री है क्या, बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरंडी, लेसोथो और नाइजर, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान और स्वाजीलैंड। ठीक है, इथोपिया। अगला है, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी महाभियोग प्रक्रिया चलती है ना, किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जज को हटाने का जो प्रस्ताव है पार्लियामेंट में आता है, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट उस जज को हटा देंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर रिमूव किया जाता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर कौन सी हिल अवेलेबल है, नीलगिरी, पालनी, अनामलाई, नांडी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स कहां पे है, नीलगिरी हिल्स ट्राई जंक्शन पे है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू, भारत में राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान रखना, सही नहीं है यानी कि गलत कौन सा है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ही कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ये एक व्यक्ति एक ही टाइम पर एक से ज्यादा राज्यों के का गवर्नर भी हो सकता है। ये कब हुआ, इसके लिए संविधान में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1956 में, और इस अमेंडमेंट के जरिए कहा गया कि एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर एक टाइम पर हो सकता है, तो ये भी सही है। ही होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए ये ऑफिस होल्ड करता है, 5 साल के लिए, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर, है ना। 27वां प्रश्न, डी, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पासेस रेजोल्यूशन, गवर्नर को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है अगर उस राज्य की विधायिका एक प्रस्ताव पास कर दे हटाने का, तो ये गलत बात है। गवर्नर को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्य की विधायिका नहीं हटा सकती, तो हमें गलत ही बताना था, डी आंसर हो गया। ठीक, रिसेंटली विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड पिंक अलार्म सिस्टम टू इनहेंस वुमेन सेफ्टी, हाल ही में कौन सा वो राज्य है जहां पे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक अलार्म सिस्टम लॉन्च किया गया है, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में। महाराष्ट्र में केस हुआ था, एक डॉक्टर को मार दिया था, तो उसके बिहार पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहां पे शुरू किया है पिंक अलार्म सिस्टम, तो 28 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में शुरू किया है। घटना हुई थी महाराष्ट्र में, शुरू मध्य प्रदेश ने किया है। The salary and allowances of the judges of High Court are charged to the High Court
हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी कहां से दी जाती है, इनकी सैलरी कहां से चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट? बताओ भाई। 29। 29 का आंसर बता दें फटाफट से। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। लेकिन जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी और जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। The ease of doing business index prepared and published by World Trade Organization. Ease of doing business किस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? तो देखो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कि व्यापार करने में आसानी, इससे रिलेटेड एक सूचकांक जारी होता है। वो कौन करता है? 30वां। तो वो करती है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक करता है। ध्यान रखेंगे, कौन करता है? विश्व बैंक करता है, भूलेंगे नहीं, विश्व बैंक करता है। ठीक। जो भारत की स्थिति है, जैसे 190 देशों को ध्यान में रखते हुए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रिपेयर की गई थी। इसमें 190 में से 63 रैंक है भारत की, 63rd रैंक है भारत की। ये 23-24 की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर? चलिए यहां एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में ये छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हम जानते हैं राष्ट्रपति यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो इसी में है, इसी में है। और राष्ट्रपति को हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र का, क्योंकि रियल हेड प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति से जो संबंधित योग्यता है, क्वालिफिकेशन, वो क्या है? तो पहला तो नागरिक होना ही चाहिए इसको भारत का। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, किसी भी लाभ के पद पर काम न करता हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। ये कॉमन सी योग्यता होती है। अब जो व्यक्ति योग्यता पूरी करेगा तो फिर उसका होगा चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता वोट नहीं करती, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो कौन वोट देता है? तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के
सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यसभा में जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं वो वोट नहीं देते, केवल इलेक्टेड देते हैं। दूसरा, सभी विधानसभाओं के, भारत में जितनी विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, यानी कि कुल मिला के एमपी और एमएलए ये वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आता है, तो उनको ओथ कौन दिलवाता है? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको ये जिम्मेदारी देते हैं वो। शपथ हो गई। कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल टेन्योर कितना होता है राष्ट्रपति का? तो 5 साल का होता है। ठीक, 5 साल पूरे हो जाने के बाद जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो प्रेसिडेंट हाउस से जाते नहीं है, काम करते रहते हैं। चुनाव, पहली कंडीशन तो यही है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उससे पहले नए अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी रहता है। अब ध्यान रखिए, 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, अगर वो खुद इस्तीफा दे दे या उस पर महाभियोग प्रक्रिया चला के उसे हटा दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, या फिर मृत्यु हो जाए। इन केस में राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो सकता है। तो अगर इस केस में राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली होता है तो उसकी जगह काम करने कौन आ जाएगा? उसकी जगह काम करने आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, जब तक कि राष्ट्रपति नहीं आता। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज को प्रायोरिटी दे देंगे। क्लियर है? याद रहेगा? तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्लीज इसको याद रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए क्लासेस रात को 8 बजे डेली। थैंक यू वेरी मच।